मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से आपके समक्ष अपने स्टूडियो में। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से ऐसा इत्तेफाक हो रहा है कि हमारे पास एक से एक बढ़कर हस्तियां हमारे स्टूडियो में आ रही हैं और स्वतः ही प्रेरणा पाकर मैं खिंचा चला आता हूं स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके गुणों को, इनके टैलेंट को, इनकी काबिलियत को जस्टिफिकेशन तब हो पाएगी जब मैं स्वयं इनके साथ गुफ्तगू करूंगा। श्रोताओं, पिछले दिनों एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के हमारे एक सीनियर कुलीग श्री के.एस. ढाका जी हमारे मध्य में थे। आज उसी श्रृंखला में एक अन्य बहुत ही टैलेंटेड हमारे कुलीग श्री आजाद सिंह, जो हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में बतौर डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रिटायर हुए, वो आज हमारे बीच में हैं। आजाद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारे बीच आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर श्री राजेश्वर वशिष्ठ का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अनुरोध पर आज वो हल्का सा अस्वस्थ होने के बावजूद भी आज स्टूडियो में आए हैं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जिस टैलेंट के मिस्टर आजाद सिंह मालिक हैं, उसकी जस्टिफिकेशन शायद मैं अकेला ना कर पाऊं। तो मुझे इसलिए वशिष्ठ जी की सहायता, इनकी मदद चाहिए थी। तो वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरा आभार, मैं तो आपका शिष्य हूँ। जो गुरुदेव आदेश करें उसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार। देखिए, मैं अपने स्टाफ को बुलाकर जब आजाद सिंह जी को मिलवा रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि आप लोगों ने अपने बॉस को तो देखा ही है, लेकिन मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो फुल ऑफ सच पर्सनालिटीज हैं जिनमें अलग अलग तरह के हुनर हमें देखने को मिलते हैं। और मैं, सच बात है, आजाद सिंह जी हालांकि डिपार्टमेंटली और ऑफिशियली मेरे से शायद एक आध साल या एक आध सीढ़ी नीचे थे, लेकिन टैलेंट के मामले में और एक्टिविटीज के मामले में मैं इनको अपने से आगे मानता हूं। ये बतौर सबूत ज्यों-ज्यों अपने बारे में बताएंगे, त्यों-त्यों हमें ये बात महसूस होगी। तो आजाद सिंह जी, मैं ये चाहता हूं कि आप अपना तारुफ स्वयं करवाएं। बाकी बीच बीच में मैं आपसे बातचीत तो करूंगा, लेकिन कृपया आप अपना पूरा लेखा जोखा, जो आपके कैरियर का है, जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज का है, और जो इवन पॉलिटिकल औहदा है, हम कोई पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उस औहदे के बारे में भी बात करें, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि आप सामाजिक दायरे में कितना डायनेमिक रोल अदा करते हैं। आजाद सिंह, धन्यवाद मुकेश गंभीर जी। हमारे डिपार्टमेंट में, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी ज़िंदगी बताने से पहले, कि जो गंभीर जी ने हमारे बारे में जो बताया, डिपार्टमेंट के बारे में बताया, वो सारी प्रेरणाएं मेरे ख्याल से, या जितना इन्होंने जब एक पहली बार एक पुस्तक लिखी, कविताओं का संग्रह कतरा कतरा, उसके बाद तो पूरे डिपार्टमेंट में एक धूम मची थी और सबके मनों में आने लग गया था हम भी कुछ लिखें, हम भी कुछ करें। ये बात तो ठीक है। और वहाँ से ये सब शुरुआत हुई क्रिएटिविटी की तरफ। लेकिन मैं पहले, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि मैं अपने बारे में बताऊं जी, मैं सिलानी गांव से हूँ। हरियाणा का गांव है, झज्जर जिले में है, अब पहले पंजाब में होता था। उसके बाद
12वीं करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। मेरे पिताजी पार्लियामेंट हाउस में काम करते थे। उसके बाद वहाँ से मैंने दयाल सिंह कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। फिर मैंने इकोनॉमिक्स से MA की। उसके बाद फिर मैंने HCS की परीक्षा में आके और फिर हम डिपार्टमेंट में हरियाणा में आए। हरियाणा में जब आए तो हमें गंभीर जी मिले। तब हम देखते थे कि हमारे क्या डैशिंग ऑफिसर हैं, क्रीम होते थे उस वक़्त। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर वशिष्ठ जी को, खास विशेष तौर पे, कि जिस वक़्त हमको हरियाणा मिला 1966 में, तो 66 के बाद से लेके और 72 तक, 72 तक हमारे यहाँ कोई HCS का बैच नहीं आया था। तो ये जो 6-7 साल का गैप था और हमें मिला था हरियाणा डस्ट बॉल की तरह, ना हमारा टैक्स का कोई मामला था, ना कोई इनकम के बहुत अच्छे सोर्सेज थे। तो सारी जिम्मेवारी, हम सारे जो रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेवारियां थी वो सारी की सारी हमारे डिपार्टमेंट से पे आ गई। एक समय ऐसा आ गया था कि हरियाणा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इस जो आज की जो परिस्थिति है वो उस वक़्त हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सारा हमारा, ये उस वक़्त गंभीर जी हैं, ढाका साहब हैं, हमारे जो इतने जो एक टीम वर्क था, हमने बिल्कुल एफर्ट्सलेसली काम करके हरियाणा को आज यहाँ तक पहुँचाया। और हरियाणा का वो जो लगाया हुआ पेड़ है उसका फल ही कह सकता हूँ मैं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम ही ने आज हरियाणा को इतना सशक्त और इतना विशाल बनाया। ये तो मतलब एक होता है ना, कई बार हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, किन हालातों में हम थे और किन हालातों में हमने यहाँ तक पहुँचाया है। कहाँ कभी सेल टैक्स होता था, कहीं हम फिर उसमें वैट में आए, कभी फर्स्ट उस पे पॉइंट पे आए, कभी हम GST में आए। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया करते करते आज हरियाणा हिंदुस्तान के एक, मतलब मैं सबसे आगे तो नहीं कह सकता, लेकिन आज हरियाणा किसी से पीछे नहीं। वन ऑफ द एडवांस्ड अगर कोई स्टेट है तो ये सिर्फ हम जो डिपार्टमेंट के लोग थे, ये हम अपने नाम पे इसकी मोहर लगवा सकते हैं। ये मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूँ। ये हमारा एक था। उसके बाद जब 2005 में मैं रिटायर हो गया, तो रिटायर हुआ तो फिर सोचने लगे कि भाई ऐसे तो बड़ी लाइफ डल हो जाएगी और फिर इतनी गहमा गहमी वाला महकमा था। तो फिर हमने 2 ही रास्ते चुने, या तो राजनीति में जाएं, या लेखन में जाएं, या और किसी तरह की क्रिएटिविटी करें। उस क्रिएटिविटी का सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि अगर चिंतन मनन, या तो ये हो सकता है अध्यात्म में, तो मैंने इसको देखा कि मुझे मिक्स रहना है, सामाजिक परिवेश भी देखना है और मुझे अध्यात्म का परिवेश भी देखना है। अब ये सवाल आया कि इस अध्यात्म और सामाजिक के बीच का समन्वय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो जब दिमाग में आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे हरियाणवी फ्लेवर की कुछ ऐसी रागनियाँ लिखनी चाहिए जिनमें हमें धार्मिक भी मिले, दार्शनिक पुट भी हों, उनके अंदर सामाजिक व्यवस्था पे भी एक विचार हो। ऐसा करके मैंने एक कविताएं लिखनी शुरू की आत्म मंथन के नाम से। ये पुस्तक भी आई और ये मेरी आत्म मंथन, जिसमें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में इससे बढ़िया फ्लेवर की कोई जो गायकी है वो बड़ा मुश्किल से मिलेगी। ये हमने बहुत पुराने एक ऐसे सफ़र को याद किया इसके माध्यम से, जिसमें हमने सारे राष्ट्रपति अवार्डी जो हमारे म्यूजिशियन थे, बल्ले मोमिया, अपने बल्ले खान, इनसे वो थे म्यूजिक वाले कराए। प्रेम ध्याती जो राष्ट्रपति अवार्डी हैं, जो हमारे बड़े फोक के बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, उन्होंने इसमें रागनियाँ गाई। वो उस वक़्त में अपने हरियाणा के इसमें डिपार्टमेंट में काम करते थे। और वो मेरे ख्याल जितना सूरजकुंड मेला हो, चाहे आपका ये जो फिल्मों में जाटनी आई, आपकी जरजोर ज़मीन आई, चंद्रावल, सब में अगर गाने गाए तो इस प्रेम ध्याती ने गाए। इसीलिए मैंने प्रेम ध्याती को चुना कि मेरी रागनी जो लिखी है उनकी कोई न्याय करेगा, तो क्योंकि मुझे फ्लेवर हरियाणवी चाहिए था। ठीक है। तो फिर हमने प्रेम ध्याती से उसको बुलवाया। और जो विशेष जी, आप एक बात नोट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ जो लोग रिटायर होके आते हैं उनके सामने एक बड़ी दुविधा रहती है
और दुविधा ये रहती है कि हम अपना जो रिटायरमेंट का समय है वो किस तरह से बिताएं। मैं समझता हूं कि अगर ध्यान से मिस्टर आजाद सिंह की बात सुनी जाए, और यही बात मिस्टर ढाका ने भी हमें बताई कि भाई रिटायरमेंट के बाद आप जनता की सेवा में क्रिएटिव वे में लग सकते हैं। उन्होंने ब्लड बैंक की चेयरमैनशिप संभाली हुई है, इसके अलावा लॉयंस क्लब के जो स्कूल्स हैं उनको भी वो देख रेख कर रहे हैं। और आप देखिए आजाद सिंह जी एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि अगर साथ साथ आदमी क्रिएटिव हो जाए तो रिटायरमेंट का समय कितना अच्छे से गुजरता है। रादर ये जो सेकंड इनिंग है ये भी उतनी ही सुंदर ब्यूटीफुल हो सकती है अगर आप क्रिएटिव काम के साथ जुड़ जाते हैं। जी, यहाँ मैं एक बात मेरे मन में आ रही है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद आप जो भी काम करते हैं जी, उसकी जड़ें तो कहीं ना कहीं आप में रहती हैं। यस, ये अलग बात है कि उनका प्रस्फुटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। हाँ। क्योंकि हमारे देश में खास तौर पे हम लोगों को अपने सारे शौक और अपनी सारी क्रिएटिविटी को दबाकर नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वरना घर कैसे चलेगा, आर्थिक समस्याएं हम सबके सामने होती हैं। हाँ। तो यहाँ मेरा एक सवाल आजाद सिंह चाहर साहब आपसे निकल के ये आता है कि जो आपने रिटायरमेंट के बाद किया, ये कहीं ना कहीं जुनून, ये लिखने का एक जज्बा, ये तो आप में शुरू से रहा होगा। मुझे अपने उस आरंभिक छात्र जीवन तक लेके चलिए जहाँ कभी आपने पहली बार लिखा होगा, कभी आपने सोचा होगा कि लिखना भी मेरी एक मंजिल हो सकता है। हाँ, देखिएगा, मैंने पहली बार अगर कोई कविता लिखी थी तो दयाल सिंह कॉलेज में जब मैं पढ़ता था फर्स्ट ईयर में, तो उस वक्त मैंने समाज के दो रूप मैंने एक कविता लिखी थी। उसके बाद मैं एक छोटे से एक ड्रामा में मैंने उसी समाज के दो रूप के लिए हमने एक ड्रामा बनाया। तो वो ड्रामा की प्रस्तुतिकरण भी हमने श्री राम सेंटर है मंडी हाउस, तो वहाँ हमने किया था। तो ये थी क्रिएटिविटी थी, लेकिन उसका जो क्या स्वरूप रहे, पहले वही जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले सबको रोजी रोटी का ध्यान होता है, दबाव वही होता है, दबाव वही था। तो जाहिर है कि पहले तो ये देखना है कि भी मेरा कैरियर क्या होगा, मुझे कहाँ जाना है। तो पहले तो ध्यान वहाँ था। तो उसमें हम आए। आने के बाद क्या हुआ कि मेरा गांव जो है जी उसके साथ है गुरुकुल झज्जर, और गुरुकुल झज्जर के जो हमारे सरस्वती जो ओमानंद जी थे, वो मेरे बहुत ही अच्छे जो गुरु कह लीजिए या मेरे गार्जियन की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे। तो मुझे आर्य समाज का मुझ पे एक असर आया। तो मैं जब गुरुकुल में जाता था तो मैं उनके विद्यार्थियों को देखता था, उनके ब्रह्मचर्य जीवन को देखता था, ये सारी चीजें देखता था। और वार्षिक उत्सव होते थे, उन पे मेरा भाषण होता था। तो जब उन पे होता था तो बड़ी वो आता था, तो वो एक क्रिएटिविटी को और हवा मिली। ये जॉब के दौरान रहा। उसके बाद क्या हुआ, मैं ओमानंद जी को देखता, पहली बार मेरे को ये लगा कि उन्होंने हिंदी आंदोलन चलाया, प्रोफेसर शेर सिंह और हमारे उनकी सदा उसमें। उसके बाद हिंदी आंदोलन के बारे में, क्योंकि हम पे पंजाबी थोपी जा रही थी उस वक्त, तो हमें लगा कि भाई ये तो कमाल का आंदोलन है, कहाँ से उठा लिया। उसमें हमने हिस्सा लिया। ये इस जॉब में आने से पहले का। उसके बाद क्या हुआ कि फिर देखा कि चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार के लिए जत्थे जा रहे हैं जी गांव से। तो हमारा जो गोत्र है चाहर है, तो चाहर एक बड़ा वाइब्रेंट गोत्र है हमारी इसमें व्यवस्था में। तो जो आपने सुना होगा आगरा से का जो एक बेल्ट है फतेहपुर सीकरी तक, इसमें सारे चाहर हैं। तो इनमें राजकुमार चाहर जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि इन चारों की वाइब्रेंट उसमें देख के तो जत्थेदारियों में हम भी जाते थे। तो चंडीगढ़ आंदोलन आया। उसके बाद ओमानंद जी ही SYL पे काम कर रहे थे, तो फिर SYL का भी आया। और सबका केंद्र जो होता था वो ये गुरुकुल झज्जर होता था। जितने भी हमारे प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी बंसी लाल जी या अपने जो है देवीलाल जी, जितने मतलब राजनीतिक हमारे जो नेता हुए हैं शीर्ष के, वो सब गुरुकुल झज्जर में बैठ के चर्चा करते थे। आजाद सिंह जी, आपने झज्जर को लेकर
विशेष तौर पर एक पुस्तक भी तो लिखी। हाँ, उसका भी जिक्र करिए। हाँ। तो वहां से प्रेरणा लेके मैंने ये एक झज्जर का इतिहास के आईने से झज्जर का सफरनामा लिखा मैंने वजह जी है। और ये पुस्तक जो थी ये भारत सरकार के भाषा विभाग ने और ये जो हरियाणा साहित्य अकेडमी ने इसको छापा। इसकी बड़ी रिसर्च, बेसिकली रिसर्च बेस एक ऐसी टेक्स्ट बुक की तरह है कि इसमें मैंने बल्कि इस पे एक ऐतराज हुआ था बड़ा क्रिटिक्स का कि इसके अंदर जो आपने विषय लिए वो तो आपने जॉर्ज थॉमस के ले लिए। 1857 में अब्दुल रहमान की फांसी ले ली आपने, महाराजा पटियाला का कहाँ, पेप्सू, आपका फुल्कियां स्टेट, जींद, नाभा, आपने ये सारे ले लिए। तो ये तो हरियाणा का इतिहास होना चाहिए, आपने ये झज्जर में कहाँ समेट दिया। फिर इसके अंदर SYL भी है, इसमें चंडीगढ़ भी है, इसके अंदर और कई चीजें ऐसी डाली गई। तो ये पूरा ऐसा चीज बन गई जो हरियाणा का इतिहास के रूप में मानी जाने वाली जैसी किताब हुई। तो मेरे से ये सवाल पूछा गया, क्रिटिक्स ने पूछा कि भी ये आपने इसको एक नाम हल्का कर दिया कि झज्जर में करके। तो मैंने कहा जी आप जब ये जानेंगे कि झज्जर से क्यों लाया मैं इसको, झज्जर का नाम क्यों दिया, इसका नाम झज्जर का इसलिए दिया जी इतिहास के आईने कि यहीं से आंदोलन चला जो मैंने बताया। हिंदी आंदोलन हुआ तो यहीं से शुरू, आपका हरियाणा बनने का चला तो यहाँ से शुरू, आपका चंडीगढ़ का झगड़ा है तो यहाँ से हमारा अधिकार, वहां से फजल का अबोहर तक का जो हमने अधिकार मांगा वो यहाँ। तो ये सारी चीजें झज्जर से शुरू हुई। तो मैं इसको ये छोटा देख के मैं अपनी झज्जर को छोटा क्यों समझूं? ठीक है, मैं तो ये मान के चलूं कि राजधानी बने तो झज्जर बने। ठीक है, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक एक हमारा जगह, हालांकि हमारे किसी भी जिले में जिले की महिमाएं कम नहीं है। जींद बहुत कमाल का स्टेट है रहा है, आपका ये क्या कहते हैं करनाल रहा है जहाँ हमारा महाभारत, ऐतिहासिक बिल्डिंग है वहाँ बहुत सारी। हाँ नहीं, चमन ऋषि का देखिए वहाँ वो है, वो ये जो इसमें जो आत्ममंथन में इसमें आप देखेंगे इसमें कि वेदों में वर्णित हरियाणा की महिमा गाँव लाके शिलालेख पे लिखा मिला, इसे स्वर्ग बताऊं लाके, ये कविता इसमें है। और इसमें मैंने जहाँ हर स्टेट उसका डिस्ट्रिक्ट का जो महिमा चमन ऋषि नारनौल में हुए, कहाँ हमारा गुरुद्वारा है लखन माजरा में, कैसे हम यमुना के किनारे रहते हैं, तो क्या क्या ये पूरा इस आत्ममंथन में एक रागनी के जरिए मैंने वो भी लिखा है कि वेदों में वर्णित हरियाणा की महिमा गाँव लागे शिलालेख पे लिखा मिला, इसे स्वर्ग बताऊं लगे। क्योंकि वैसे भी विशेष जी मैं भी शेर में कहा करता हूँ कि ए आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें, ए आसमां तेरे बड़े होने को हम क्या करें अगर हमें सच छुपाने को जगह न। क्या बात है। सच्चाई तो ये है कि अगर झज्जर बेस है तो हमें तो झज्जर से ही मान है। हमने बाकी जगहों की अहमियत को क्या करना है, हमारे लिए तो अहमियत वो जगह है जहां से हमारा इतिहास शुरू हुआ, जहां पर हमारा कल्चर आगे बढ़ा। जी अब कबीर जी मैं छोटा सा इसी विषय में बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने जिस वक्त 1857 का ये हुआ हमारा आंदोलन, उसके बाद अगर कोई बैन किया गया था विकास का, विकास को अगर बैन किया गया तो झज्जर को विकास का बैन किया गया था कि झज्जर में किसी तरह का कोई विकास ना किया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी की गई जो मैंने इसमें छाप दिया। अच्छा। और उसमें ये जो काट छांट है ये 1947 तक भी चलती रही। और झज्जर को कभी दिल्ली में जोड़ दिया जाता था, कभी इसको उसमें नारनौल में जोड़ देते, कभी इसको नाभा में जोड़ देते, कभी पेप्सू में जोड़ देते। इसकी कभी प्रशासनिक जो महिमा हमें चाहिए, मतलब एक पता लगनी चाहिए। हाँ कि हम हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, झज्जर के साथ ही ऐसा। तो इसलिए मेरी आत्मा ने ये कहा कि नहीं, हरियाणा का इतिहास तो लिखा जाए, बट हरियाणा के इतिहास के अंदर जो बेस है, जड़ है, हम क्यों ना हम जड़ को ही देखें। एक्चुअली नवाब झज्जर इस मामले में बहुत बोल्ड स्टेप था और उन्होंने अंग्रेजों की मनमानी को मानने से इनकार किया। और यही कारण हुआ कि तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई और पूरी इसकी कीमत झज्जर को चुकानी पड़ी। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात चार साहब ने कही, वो ये कि हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। झज्जर में विद्रोह जो नवाब से शुरू हुआ, वो नवाब से शुरू हुआ, वो आज़ादी के आंदोलन से लेके और खैर
बाकी चीजों का मैं चश्मदीद गवाह तो नहीं हूँ, क्योंकि 66 में तो हमने स्कूल जाना शुरू किया था, और उस जमाने में मुझे सिर्फ इतना याद आता है कि पंजाबी हमें पढ़ाई जाती थी एक सब्जेक्ट के रूप में, और उसे इमीडिएटली हटाया गया था। ये कहा गया कि पंजाबी यहाँ पर लागू ना की जाए। ये अपने आप में एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी पंजाबी स्पीकिंग लोगों की संख्या कम नहीं थी, और उस समय लेकिन ऐसा माहौल था कि लोग पूरी तरह से हिंदी के पक्ष में थे। बल्कि चार साहब से मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा। आपने झज्जर पे तो किताब लिख दी, आपने हमारी यहाँ की हमारी भाषा है, जो माँ की भाषा है हमारी हरियाणवी, उसको लेकर आपने क्या किया जीवन में, कुछ अगर उसमें भी आपका योगदान रहा है तो उसको लेके भी जरा बात। हाँ, देखिए, हरियाणा की जो भाषा के बारे में जो आपने कहा वैसे जी, वाकई मैं बड़ा गर्वित हूँ इस मामले में कि हरियाणा में जो फिल्में आई, चंद्रावलाई जो कि मेरे ख्याल आज तक भी मशहूर है, मैं उसका हिस्सा रहा। उसके बाद अब हमारे सामने ये जो वशिष्ठ जी का प्रश्न आया, सबसे पहले हरियाणा में हमारे जो लक्ष्मी चंद जी थे, सूर्य कवि जिनके नाम पे जाना गया, तो भाषाएं जो है वो टेक्स्ट के रूप, गद्य हो, पद्य हो, चाहे किसी भी तरह की भाषाओं का उपयोग हो, लक्ष्मी चंद की जो फिल्म हमने जो बनाई है दादा लक्ष्मी पे, उसका पूरा फ्लेवर हरियाणवी उस पे है, और भाषा पे ही वो उस पे हमने जोर दिया है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि हमारी भाषा के साथ अन्याय हुआ है। लक्ष्मी चंद की भी, क्योंकि वो ठेठ भाषा उसमें थी हमारी, और लक्ष्मी चंद की जो गायकी थी गंभीर जी, उस गायकी को हमने, मतलब जो उसकी गायकी थी वो पूरा बागपत एरिया का ये सारा वो तो हमारा एक्सटेंशन ही है, एक्सटेंशन था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हरियाणवी का एक्सटेंशन ही रहा है, एक्सटेंशन था। जब हमारी इस फिल्म का जो पहला सीन आया, उसमें क्या था कि लक्ष्मी जा रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाषण दे रहे हैं, 1942 की बात है, सहयोग आंदोलन के समय। ये हमारा पहला सीन है उस फिल्म का। उसमें हम लोग सरपंच, गांव के प्रतिष्ठित लोग बने, तो लक्ष्मी गाता आ रहा है, तो पंडित नेहरू पूछते हैं मेरे से वहाँ उस फिल्म में कि भी ये कौन है, तो मैंने उस फिल्म में ये कह रखा है कि ये हरियाणा के शेक्सपियर है। अब भाषा हमारी, वो मैंने कहा शेक्सपियर, कहाँ इसमें भी मैंने लिखा है उसमें कि लक्ष्मी चंद की कविताएं देख। अब देखिएगा, गीतांजलि 17 पेजेस की लिखी है, छोटी सी, देखिए लक्ष्मी चंद ने 17 लाइनों में वही तो गा दिया कि लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दमा लिया करें क्या, मरते मरते आ गए। यानी हम मरते मरते हार चुके हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी वो पिता बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी जानवर बनते हैं, 84 लाख योनियां करके हम जाते हैं। ये लक्ष्मी चंद। तो हमारी भाषाओं के लिए हमने रिसर्च की, उन भाषाओं पे हमने ये रागनियां उन्हीं भाषाओं पे पूरा इसमें जैसे मैंने उसी लक्ष्मी में आया है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। इसमें एक रागनी है जी, चालो उस देश में जहाँ संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश हर तरफ भाईचारा। अब ये हमारी थीम उसमें रखा, ना चीर हरण हो द्रौपद के, ना सभा में बुलाई जा, ना इंद्र के दरबार लगे, ना कोई अप्सरा नचाई जा, ना शकुंत की तरह कोई ब्याली बहू उठाई जा, मतलब फेरों पर से ऐसे नहीं होना चाहिए। मरियम कुंती मेनका जहाँ गर्भ को छुपावे ना, रजवाड़ों में ना हरम हो, देवदासियां बनावे ना। तो ये हमने जो रागनियां ये रागनी है प्योर हरियाणवी भाषा। और फलसफा देखिए क्या, और उसमें लिखा है, हाँ, ना ठग भेष में कोई मनमीत हो, ना द्रौपद खोले केस, ना कोई जीता हारा हो, चलो उस देश में जहाँ संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश हर तरफ भाईचारा। बहुत ये मेरी कविता इसी में है, और ये मतलब फिल्म का थीम सॉन्ग है ये, जिसको मुझे जो मतलब आज कम से कम 4 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में उसको। चार साहब, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, प्लीज सर। वो ये है कि फिल्म को लेकर या जो कुछ गाया जा रहा है उसको लेकर आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आपकी पुस्तकों को मैं देखता हूँ तो ये लगता है आपका लिखने का शौक पुराना है। हमारी अपनी भाषा को लेकर, हरियाणवी को लेकर आप मुझे ये नहीं बता पाएंगे कि एक कोई बढ़िया मैगजीन हरियाणवी में निकलती है, एक कोई अखबार निकलता होता ये है कि अखबारों में, मैगजीनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट हरियाणवी का छप जाता है। और जहां तक अवधि को लेकर, मैथिली को लेकर, जब इस बात का सवाल उठता है कि वे उन प्रांतों की भाषाएं बनाई जाएं, उन्हें अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए, हमने अपनी भाषा को
विकसित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? ये झज्जर से आप कब शुरू करेंगे, मुझे ये बताइए, मैं आपके साथ। नहीं, ये आपका बहुत ही, इसे झज्जर से ही शुरू करते हैं जनाब। हाँ, ये एक आंदोलित करने वाला एक आपका प्रश्न है, मैं खुद समझ सकता हूँ ये बात। ये ठीक है कि एक मिस्टर सखा जो हमारे साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, शायद नाम श्याम सखा श्याम, उन्होंने एक बार ये रहा है, कुछ लेख आते रहे हैं हमारे, हरिगंधा में आए हैं, वो हमारी हरियाणवी भाषा में कुछ निकलते हैं, उसमें हम ठेठ हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते तो हैं, उसमें थोड़े बहुत आर्टिकल छपते हैं। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल वसीम से सहमत हूँ, ये पीड़ा भी होनी चाहिए और ये प्रयास भी आगे होना चाहिए कि भाई ये तो वाकई सही बात है, अवधि है आपकी, हर भाषा है भाई। आप देखिए, हमारा साहित्य, अगर हमारी भाषा को महत्व नहीं मिलेगा तो हम अपने साहित्य को इकट्ठा करके अपने सारे पुराने साहित्यकारों को कभी पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए, अवधि पर अलग से कोर्सेज लखनऊ में शुरू किए गए हैं, हमारी हरियाणवी पर हमारी किस हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने कोई थोड़ा सा भी काम किया है? और देखो, ये एक बड़ी वशिष्ठ जी की बहुत ज्यादा कमाल है। लेकिन आगे वाला कल, आज क्या होता है कि अभी एक नई फिल्म अभी आई है 10वीं, अभी नेटफ्लिक्स पे अभी चल रही है, वो नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें हमारा एक मतलब जाट कल्चर का एक वो दिखाए हैं, उसमें बच्चन ने, अभिषेक बच्चन जी ने उसमें रोल किया है, उसमें जेल में दिखाया सब वो, तो वो हरियाणवी बोल रहा है, ट्राई कर रहा है वो हरियाणवी बोलने का, लेकिन वो डायलेक्ट हरियाणवी में नहीं है। वो एफर्ट तो होता ही नहीं है। आपको मैं एक फिल्म दम लगा के आयशा की बात करूं, जब भूमि ने की तो सुमित्रा से लगातार मेरी बात होती थी, तो उसने कहा कि वो ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ, वो जिम्मेवारी मैंने ली, क्योंकि वहां उस एक्सटेंशन तक जो उसमें भूमि पेडनेकर भाषा बोलती है, वो भाषा पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हरियाणा का एक्सटेंशन ही है, वो तो हमारी भाषा है। तो उस लहजे के साथ वो बिल्कुल परफेक्ट बोलती है। बंबई में कोशिश हो गई है हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल कैरेक्टर्स को देके करने की, लेकिन वो सिखाने वाला कोई नहीं, वो एक तरीके से मजाक कर जाता है। गंभीर जी, मैं वशिष्ठ जी बताता हूँ, जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, तो हमारे यहाँ लय या शय ये 3-4 ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से हरियाणवी क्लियर झटक, भाई जैसे बावड़े को बावड़ा हम कहते हैं, ये बावड़ा जो है, ये ध्वनि दूसरा आदमी उच्चारित नहीं करता, कर ही नहीं पा रहा। तो जब मैं ये गायकी करवाने लगा, तो एक लड़की हमारी जो इसमें थी, जो गायकी, वो सह को शह ना बोल पाए, हमारी सह में खड़ापन है, अब वो ना बोले, अड़े तो बोल ही नहीं पाई, तो बोल नहीं पाएगी, अब बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो 2-3 दिन हमारी दिनों में रिकॉर्डिंग में लग जाते थे। लक्ष्मी में यही हमारे साथ दिक्कतें आई। तो अब देखिएगा, विदेशों में अब जब आप वीज़ा लगवाते हो या पढ़ने के लिए जब जाते हो लंदन में, मेरे 2 बेटे हैं, तो एक मेरा जो छोटा बेटा है वो लंदन से, उन्होंने MBA किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से, तो वहाँ जब वो गया है तो वो यहाँ से IELTS करके गया, करना पड़ेगा। अब देखिए, जो मैं वशिष्ठ जी के लिए मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि जैसे IELTS क्या है कि उनके डायलेक्ट को आप समझिए बिल्कुल ठीक, और अपनी बात को उसी डायलेक्ट के नजदीक पहुंचाइए, उनके लेखन को, उनकी सिस्टम को समझिए, तभी तो भाषा हमारे अंदर इनकलकेट करेगी। मैं आपसे एक सबमिशन करूं सर, मैं अपने छोटे भाई के पास अमेरिका गया, वो US सिटीजन है, मैं वहाँ 6 महीने रह के भी अंग्रेजी नहीं समझ पाया, सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है मैं अनुमान नहीं लगा सकता था, क्योंकि एक एक्सेंट, एक फ्लो, एक तरीका, अंग्रेजी आने भर से अंग्रेजी समझ थोड़ी आएगी। हरियाणवी को आपने जस्ट इधर उधर से देख लिया, जान लिया, उससे हरियाणवी नहीं आएगी, नहीं आ पा रही। अब वो फिल्म इतनी बढ़िया है, कल वाली मैंने देखी, 10वीं, लेकिन उसके जो डायलॉग आ रहे हैं वहाँ, वो जो पोर्शन है वो मुझे निराश करता रहा कि भाई फिल्म इतनी अच्छी बना दी, बड़े बजट की फिल्म है, बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें, बट वही बात है हरियाणवी यूज किया, वो नकल नहीं हो पाई। तो अगर इस तरह का, जैसे IELTS है, TOEFL है, अगर इस तरह हमारी कोई एकेडमी बने जिसमें हमारे डायलेक्ट की स्पेशल बच्चों को एक क्लासेस में लगाई जाए, जैसे PT एक है तो ऐसी क्लास लगा दी जाए, तो ये बात वशिष्ठ साहब की जो पीड़ा है, ये मैं जरूर नहीं, इसके लिए हम लोग एक एफर्ट कर सकते हैं और झज्जर से ही करें। मैं जानूं कि सच बात आपको ये बताऊं, झज्जर मेरी ननिहाल भी है। अरे क्या बात तो इसलिए उस मोह से भी मैं नहीं बच पा रहा हूँ। झज्जर से ही शुरुआत करें। हम जो लोग हरियाणवी डायलेक्ट को सीखना चाहते हैं, हरियाणवी भाषा को सीखना चाहते हैं,
उनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए ताकि अच्छे आपको गायक मिले, अच्छे आपको लेखक मिले। आप ये सोचिए, हम तो बचपन में हरियाणवी बोलते थे, हमने आखिर हिंदी के इस लहजे को भी तो सीखा ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आजाद सिंह जी, हम पुनः आपकी अचीवमेंट्स पे लौटते हैं। आप बहुत सी सीडीज लाए हैं, कृपया हमें एक एक करके मैं बताता हूँ। हाँ दिखाइए, इनकी क्या बैकग्राउंड है। हाँ ये देखिएगा, ये एक नूरे इश्क है। ओके। ये नूरे इश्क जो है, ये छवि मित्तल है, एक गायिका। हाँ गायिका है। हाँ। और ये हरियाणा की ही लड़की हैं। अच्छा। और ये बहुत ही, अब ये रिनाउंड फिल्मों में भी आई हैं। खट्टा मीठा में इसने अक्षय कुमार के साथ रोल किया है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त सिंगर रही हैं। तो और ये पूरी सीडी वुमेनहुड पे और फेमिनिटी को बहुत एक्सप्लेन करती है। इसमें मैंने ईवा के वंशज से शुरू करके और इसको मैंने हमारे क्या क्या राजे महाराजाओं ने किस तरह से इनको चौपड़ बना के उनको नचाया है, किस तरह से हरम में इनकी अवस्थाएं रही हैं, उनको इतनी हमने क्लासिकल गायकी में इसको पूरी तरह इसमें बनाया है। और ये वुमेनहुड पे है, नूरे इश्क के नाम से। दूसरी मैंने ये निकाली एक सुबह सुबह। ये सुबह सुबह जो है, ये हमारी इसमें मैंने सूफीज़म पे ध्यान दिया है कि भी सब कुछ तो तू है, पत्ते में तू, पानी में तू, ये वो सब उसको मैंने लगा के, और इसको सुबह सुबह जो सुने, इसके सुबह सुबह के हिसाब से इसकी जो गायिका है वो सुनैना है, रेवाड़ी की लड़की है। ये भी बहुत अच्छी गायिका रही है। तो मैंने इसमें वो चीज़ डाली। हाँ, ये मैंने इसके लिए मैं विशेष है संगीत सृष्टि। संगीत सृष्टि में क्या होता है कि हम लोग गायकी में कौन से हमारे दग्धाक्षर हैं, वैसे जी समझते हैं आप तो इतना वो है, कौन से अल्फ़ाबेट से ये हमें नहीं शुरू करनी कविता, किससे शुरू करनी चाहिए, हमारी ऑस्पिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने संगीत सृष्टि में उनको बताने की कोशिश की है कि कोई ऐसे गाया जाए, कविताएं कैसे लिखी जाए, हमारे रागों की महिमा क्या है, उनके रागों के रिदम क्या है, वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को क्या कर देती हैं, राग किस देवता से एट्रीब्यूट है, रागों के का इम्पैक्ट क्या है। जैसे इसमें लेगा विब्रमा जी ने इंडोल राग का ब्रह्मा जी ने पार्वती ने को नचाई थी। तो इस तरह से रागों का अपना एक समय भी है, रागों का एक समय है, आप उसी समय गा सकते, उसी समय गा सकते। एक एक कंसेप्ट पे 3 है। इसमें एक लाइन आएगी कि 7 सुरों और 6 रागों को 3.5 में कौन बजावे। अब देखिए लाइन ये 1 है, अब 3.5 क्या है, 7 सुर क्या है, राग क्या है, इनका पूरा एक्सप्लेन मैंने इसमें किया। तो 3.5 को ही मैं बताऊं कि पूरे संसार में अगर कहीं म्यूजिक बनता है तो या तो तार से बनेगा, एक तारा आ गया, हारमोनियम आ गया, ये सब चीजें आ गई, या फूंक से बनेगा, दूसरा फूंक होगी, उसमें आपका बांसुरी है, आपकी क्लारनेट है, आपका ये है, और तीसरा आपका खाल है, ढोल है। इन तीनों के सिवाय आप कोई भी म्यूजिक की बंदिशें नहीं कर सकते। और जो आधा है वो आपकी खड़ताल है, बाजेब है, घुंघरू है, उनसे आप राग नहीं निकाल सकते, संगीत पूरा नहीं निकल सकता। ये कंप्लीट हारमोनियम है, कंप्लीट राग निकाल देगा, आपकी बांसुरी है निकाल देगा, तबला भी निकाल देगा, ढोलक भी निकाल देगा, हर ये तीनों निकाल देंगे। तो इनको मिला के तब मैंने लिखा कि 7 सुर और 6 रागों को 3.5 में कौन बजा सकता, राग ताल की बंदिश करके वो सब ने कौन नचा सकता। बहुत खूबसूरत, मतलब इनकी बंदिशें करके ये सारा जग कैसे नाच रहा है। तो ये जो संगीत सृष्टि है, ये उसका पूरा एक एक सरगम का क्या है, अनुष्टुप क्या है, आपके हर चीज है, आपका हम अंडज कैसे पैदा हुए हैं वो भी इसमें ही है सारा। तो ये जो संगीत सृष्टि है, ये पूरा म्यूजिक का एक पिंगल शास्त्र है, मनुष्य के आरंभ से लेकर संगीत तक पहुंचने की पूरी इसकी यात्रा इसमें मैंने डालने की कोशिश की है। तो बड़ा अच्छा इसमें है। इसमें कुछ रोमांटिसिज्म भी है, क्योंकि रोमांटिसिज्म भी म्यूजिक का ही बहुत ही रोमांटिसिज्म अगर तो सृष्टि सृष्टि को चलाने के लिए रोमांटिसिज्म जरूरी है। अब इसमें एक रागनी मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन इसकी। मीनाक्षी जी ने इसमें, मीनाक्षी पांचाल है, हरियाणा की आज की तरह, उस पर तो मैं उसको लता ही कह सकता हूँ। उन्होंने गाया कि भाई वो औरत एक हस्बैंड के प्रति क्या कह सकती है, अपने प्रेमी के लिए, कि तू मानसरोवर
मैं मुर्गाई। ओके। तो मानसरोवर में मुर्गाई, कदे डूबूं कदे तिरूं में, और यो कामदेव मैंने टेक्कण देना, कदे जीऊं कदे मरूं। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। तो ये कविता मैंने इसमें जब लिखी गई तो ये मेरे ख्याल से प्रकाष्ठा उसकी जो है, आदमी श्रृंगार रस को, उनकी बारीकियों को अश्लील ढंग से भी कह सकता है और उनको साहित्यिक ढंग से भी कह सकता है। तो जितनी साहित्य की इसमें मैंने जो बात उसमें डाली है, उसमें वुमेन हुड की जो प्रकार हैं, हस्तिनी है, पद्मिनी है, उसका क्या स्वरूप रहता है कि मैं वो भी बन जाऊंगी, मैं तो ढोर पर पा जाइए, मैं हीर मलूक बनूं सजना। ये भी तो हमारी परंपरा में रहा है। परंपरा में साहित्य में खूब वर्णन आता है। नहीं देखो कितनी बड़ी बात है ये कि भी मैं तो ढोर पर चलाता पा जाइए, मैं हीर मलूक बनूं सजना, और क्या है तो भी मिट्टे ना, मैं इसे इश्क की भूख बनूं सजना। क्या बात, देखिए क्या चीज नहीं कही गई कि भी क्या है तो भी मिट्टे ना में ऐसी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भी ये जो संगीत सृष्टि है, मैंने इसको श्रृंगार रस में भी, 9 रस है इसमें सारे, रौद्र रस भी है इसमें, श्रृंगार भी है, सारे रसों को मैंने इसमें ये समावेश किया। देखिए आजाद सिंह जी, नीरज कहा करते थे कि मनुष्य की योनि में आना श्रेष्ठ बात, लेकिन कवि शायर बनना श्रेष्ठतम बात। तो इसीलिए कहा ना कि जब कभी वो श्रृंगार की बात करने जा रहा है तो वहां भी कलम तोड़ देता है, वीर रस की बात करने जा रहा है तो वहां भी कलम तोड़ देता है। तो सच्चाई बात तो ये है कि इस संसार में जो सौंदर्य का सही वर्णन है वो या तो शायर कर पाता है या कोई कवि कर पाता है, और आपने सब जगह कमाल कर रखा है। विशेष जी, ऐसा लग रहा है ना कि ये बोलते रहें और हम सुनते रहें और ये इंटरव्यू कभी ऐसा हमें ही नहीं लग रहा होगा। जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और सुनेंगे उन्हें भी लगेगा ये बातचीत कभी खत्म ना हो। ये तो आपकी लेकिन कहते हैं कि भाई सब्र रखना चाहिए और ज़र्फ रखना चाहिए। नहीं, ये शुरुआत है, एक भरोसा हम दिला सकते हैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को। ये शुरुआत है। अब लगातार हम इन विषयों पे गंभीर वार्तालाप करने के लिए चार साहब को तकलीफ देते रहेंगे। नहीं, मुकेश जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं कि भाई सारी यहाँ तक इस विधाओं में पहुँचने में, क्षेत्र में आने में पूरा अगर कोई मैं क्रेडिट दे सकता हूँ या कोई एक प्रेरणादायक कोई बात कह सकता हूँ तो रणबीर जी रहे हैं। इनके कतरा कतरा देख के ही मैं कतरा देखिए चार साहब, आपकी वो प्रेरणा रहे और मेरे गुरु रहे। देखो क्या संयोग कितना बढ़िया। तो बाकी तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इसमें एक कविता है मेरी कि ए आज के मुसाफिर जरा तुम संभल के चलना, आज के मुसाफिर जरा तुम संभल के चलना, कल तुमसे पूछ लेगा कि कल तुमने क्या किया। बहुत खूब। तो जो हम आज के और कहते दीवानगी का कोई मदरसा नहीं है। ये जो जुनून है, ये सब बातें इनका कोई जुनून, दीवानगी का कोई मदरसा नहीं है। अब मीरा क्या बताए कि उसने कैसे जहर लिया था। क्या बात, बहुत बढ़िया। कल तुमसे पूछ लेगा कि कल तुमने क्या किया। मैं आजाद सिंह जी आपकी बात सुन के एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून दे, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। और ये कहा आगे कि दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती है। तो हम और आप तो अल्फाजों में जुनून ढूंढने वाले आदमी हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे वशिष्ठ जी ने कहा है, हम आपको यदा कदा याद करते रहेंगे और आपकी और जो काबिलियत से रिलेटेड बातचीत है उस सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप बीजेपी के हरियाणा के उपाध्यक्ष भी हैं, वहाँ भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं और परमात्मा आपको इसी ढंग से नवाजे रखे और आपकी उम्र दराज करे। इन शब्दों के साथ मैं और वशिष्ठ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।